डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं वो भी बताया था। अब हम स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट। 1 मिनट, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजुअल होगा तो आप बताना मुझे। यस सर, विजुअल नाउ दिख रहा है सर। ओके, ठीक है। सो वी हैव टोटल आदित्य, आकाश, अमित, अनूप, द्विवेदी, अर्जुन, अर्पित राय, अतुल, दीपक, दीक्षा कुमारी, गायत्री, कशिश, कवि, खुशबू, खुशी, महेंद्र, मनीष। ओके, सो दीज आर द स्टूडेंट्स। अच्छा, एक अभी आए हैं किसी के क्या सर? रिजल्ट आए हैं? रिजल्ट? हाँ सर, इधर सारे डिक्लेयर नहीं हुए, कुछ सब्जेक्ट के डिक्लेयर हो रहे हैं सर। ओके, तो कैसा रहा रिजल्ट? सही। जो डेटा स्ट्रक्चर मैंने कल बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे लिंक लिंक लिस्ट। लिस्ट। तो लिंक लिस्ट स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। लिंक लिस्ट हमारे पास सबसे पहले है सिंगल लिंक लिस्ट है, फिर हमारे पास है डबल लिंक लिस्ट है, फिर हमारे पास है सर्कुलर लिंक लिस्ट है। ओके, तो सिंगल लिंक लिस्ट होगा, डबल लिंक लिस्ट होगा, और फिर हमारे पास डबली सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर में दो होंगे, एक होगा हमारा सिंगल सर्कुलर लिस्ट और एक होगा डबली सर्कुलर। तो सर्कुलर लिस्ट में आप सबसे फास्ट पढ़ोगे सिंगल सर्कुलर लिस्ट, और एक आप पढ़ोगे डबली सर्कुलर। डबली सर्कुलर लिस्ट। ओके, ये प्रकाश भट्ट आपके साइड से कुछ वो आ रहे हैं कुछ, सॉरी सर, आप कर दीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है लिंक लिस्ट क्या होता है? व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट कह रहे हैं इट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। कल मैंने बताया था इट इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। यहाँ पे क्या होते हैं? ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। अब हमारे पास नोड्स मैंने बताया था कि देयर आर टू पार्ट्स। एक नोड में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है, एक हमारा एड्रेस पार्ट होगा। एक डेटा पार्ट होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? एड्रेस पार्ट होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। एक मतलब कितने ऐसे स्टूडेंट्स हो जो आप डेली बेसिस पे स्टडी करते हो? मतलब अगर आप डेली बेसिस पे स्टडी करोगे देन यू विल गेट मार्क्स। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट में 1 वीक में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं आएगी। एंड यही इग्नू का एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लास्ट मोमेंट में 1 वीक में प्रिपरेशन करके फिर एग्जाम देने जा रहे हो तो यू विल नेवर गेट द 80 और 90 और 100% मार्क्स, कभी नहीं आएंगे आपको। अगर किसी को आ रहे हैं दैट इज द एक्सेप्शन। आउट ऑफ 100 2 या 3% ऐसे हैं जिनको आते हैं, क्योंकि आप उतने कंटेंट्स को कवर अप नहीं कर पाते हो जितने कंटेंट्स हमारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं। क्योंकि हमने क्वेश्चंस पेपर देखे हैं, आंसर्स बहुत सारे देखे हैं। दे आर गोइंग टू कवर ओनली 50 to 60% ऑफ द पार्ट इफ दे आर डूइंग द प्रिपरेशन इन लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। यही हो रहा है सबके क्वेश्चंस में। सबको लगता है कि मैं पूरा लिख के आया हूँ, हमें मार्क्स मिलने चाहिए, बट व्हाट देयर आर, सपोज एक क्वेश्चन 8 नंबर के हैं, देन व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड? अगर हमारे पास 8 मार्क्स से क्वेश्चन है, आई एम जस्ट गिविंग ए क्लू टू यू। यार अभी आप अटेंडेंस मत भेजो, कि अभी भेजना शुरू कर दिया, ठीक है आप भेजो। जितने भी स्टूडेंट्स हो, जैसे नेम, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड एंड कोर्स कोड आप भेज सकते हो, ठीक है। मैं कॉपी कर लूंगा एक साथ। जितने भी स्टूडेंट्स हो सारे अपने अटेंडेंस भेज सकते हो। हाँ, मैं तो ये कह रहा था कि अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हो देन इट विल नॉट अलाउ और गिव द 80% और 70% और 90% ऑफ मार्क्स, क्योंकि आपके लास्ट 1 वीक में कंटेंट ही कवर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इग्नू हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट्स इन द ब्लॉक। अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन है तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर हमारे पास 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं
मूविंग टू द टॉपिक, सपोज ये क्वेश्चन हमारे पास 8 मार्क्स के हैं। 8 मार्क्स के लिए हमें तब क्या करना होगा, 2 मार्क्स हमें कॉन्सेप्ट के मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स हमें सिंटैक्स के मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स हमें डायग्राम के मिलेंगे, और फिर 2 मार्क्स हमें एग्जाम्पल के मिलेंगे। अगर आपसे पूछा गया, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिंगल लिंक लिस्ट विद एग्जाम्पल, 8 मार्क्स, सपोज कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि सिंगल लिंक लिस्ट को आप एक्सप्लेन करो, 8 मार्क्स, मतलब 8 मार्क्स के हैं, then how they define the marks, they define the marks internally, 2 marks for concept, that is the definition, concept definition, 2 marks for syntax, 2 marks for diagram and 2 marks for example. Now moving to the topic, अब हम टॉपिक पे आते हैं, कैसे मार्क्स डिफाइन करेंगे। मैंने सिंगल लिंक लिस्ट स्टार्ट किया, अगर आप ये लिख रहे हो सिंगल लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट linear structure that includes a series of connected nodes, it can be defined as a node, they are randomly stored in the memory, अगर आप ये लिख रहे हो तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है। फिर आप रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हो डायग्राम के साथ, फिर आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, ठीक है, 4 हुए। फिर आप लिखोगे वाई बी यूज लिंक लिस्ट, थोड़ा सा 1-2 लाइन, वो इसी का कवर अप पार्ट होगा। देन यू विल सी द declaration part, ki how we are going to declare the linked list, like a struct node there will be 2 part, int will be a data part and a struct node will be a address part। तो ये आप लिखोगे, फिर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट क्या होते हैं, एंड देन वन एग्जांपल विथ ए प्रोग्राम और एन एल्गोरिथम। अगर आप ऐसे लिखते हो देन यू आर एबल टू गेट 8 मार्क्स, अदरवाइज यू विल गेट 3, 4, 5 एंड सो ऑन। समझ गए? तो ऐसा होता क्या है कि जब आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करते हो तो इतने कंटेंट कवर ही नहीं कर पाते हो, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि सर मेरे एग्जाम तो बहुत अच्छे गए, मैं सब कुछ लिख के आऊं, स्टिल वी आर गेटिंग द लेस मार्क्स। अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो एंड देन ओनली यू विल मतलब गेट द लेस मार्क्स, तो प्रॉब्लम्स है, वैसा कभी नहीं होता। अगर आपकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से होगी देन यू विल गेट द good marks on the examinations। अगर प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करोगे then you will never get a good marks। ओके और यही ओके सर, और यही इग्नू का थंब रूल है। अगर आप इस रूल को मतलब समझ गए तब आपको मार्क्स भी अच्छे आएंगे, और सब चीज अगर आपने नहीं समझ पाए तो आपके पेपर ऐसे ही चले जाएंगे, पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगी कि हमें मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। मार्क्स कम इसलिए आ रहे हैं, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड दिस इज द थंब रूल। आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, देन यू कैन कवर ऑल द कंटेंट्स फ्रॉम द इग्नू एंड यू कैन गेट द मार्क्स, अदरवाइज यू विल नेवर गेट ए मार्क्स इन द इग्नू एग्जामिनेशन। ठीक है, सो मूविंग टू द टॉपिक पे आते हैं। So single linked list, तो लिंक लिस्ट हमें स्टार्ट करना है। दिस इज द लिंक लिस्ट दैट वी हैव टोल्ड, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। यहाँ पे हम इसको इमेज मैसेज शो कराएंगे। एक हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट में एक नोड है, नोड है डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट एंड सो ऑन। फिर हम इसको दिखाएंगे कि हम why we use the linked list over array, so what are the overcomes in array, so what are the limitations of array, so that we are going to use the linked list। फिर we will see how to declare the structure in the programming, so declaration of linked list in given like struct node in data and so on। फिर हम कहेंगे टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट होती है, सिंगल होती है, डब्ल्यू होती है, सिंगल सर्कुलर होगा और डब्ल्यू सर्कुलर होगा। एंड व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है, इंसर्शन एंड डिलीशंस इजियर है इन टर्म्स ऑफ एरे, और तीसरा है मेमोरी एफिशिएंट, बिकॉज ये क्या करता है उस मेमोरी स्पेस को भी यूज कर सकता है, दैट इज इट मींस हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस ऑन दैट मेमोरी, और फिर कंटिन्यूअस एलोकेशंस को भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये रेफरेंस प्रोवाइड करके देगा। ओके फिर हमारे पास है डिसएडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट, तो हमारे पास है मेमोरी यूजेज,
लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, नोड ऑक्युपाइज करता है वन मेमोरी मोर देन द एरे। कैसे? क्योंकि नोड में दो पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट होगा, एक हमारा एड्रेस पार्ट होगा। तो एक नोड दो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, जबकि एरे में ऐसा नहीं होता है। जिस इंडेक्स पे वैल्यू होती है वही इंडेक्स होता है हमारा। ट्रैवर्सल इजी नहीं है लिंक लिस्ट में। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो अगर हमें थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना हो या सेकेंड एलिमेंट करना हो तो हमें फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना होता है। रिवर्स रेफरेंसिंग बैक ट्रैकिंग बहुत डिफिकल्ट है लिंक लिस्ट में, अगर हमारे पास डबल लिंक लिस्ट ना हो तो। लिंक लिस्ट एप्लीकेशन, व्हाई वी यूज द लिंक लिस्ट? So we use linked list can implement as a stack, queue, tree and various data structures जैसे employee student details है, employee details है, product details है, can be also used to store in the linked list, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा user defined data types है like structure, and in a structure we can define multiple data types like enrollment number as an integer, program code as a varchar, course code as a varchar and so on। ऐसे हम डाल सकते हैं कैरेक्टर टाइप भी स्टोर हो जाए और इंटीजर टाइप भी स्टोर हो जाए, लाइक स्ट्रक्चर इन सी जो आपने पढ़ा होगा। आदित्य सिंह आप क्लास में हो? अमित शाह? यस सर। अर्पित पाल? सर। दीक्षा कुमारी? यस सर। कशिश रेहान? इफ जितने भी स्टूडेंट्स हो, बी कॉन्शियस ऑन द क्लास, इट विल बेनिफिटेड टू यू। प्रियांकदीप, कि what is the application, what are the contents, what are the advantage, disadvantage, types of databases जो हमारे चार टाइप्स के होते हैं, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सिंगल सर्कुलर, डबल सर्कुलर एंड सो ऑन। अब मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो हमारे पास चार टाइप की लिंक लिस्ट होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कंटिन्यू बताया। सिंगल लिंक लिस्ट होगा, डबल लिंक लिस्ट होगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट होगा जहां पे सिंगल सर्कुलर होंगे और डबल सर्कुलर होगा। ठीक है, सो बिफोर नोइंग अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द लिंक लिस्ट। एंड अगर आपको लिंक लिस्ट क्या है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन नोड्स। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन नोड्स। ठीक है, आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, यू आर द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर कैरियर। आईटी इंडस्ट्री में आपका जस्ट अभी स्टार्टअप हुआ है। गो थ्रू द कंटेंट वेरी केयरफुली। आप कंटेंट्स को अच्छे से गो थ्रू करो, किसी एक टॉपिक्स पे अच्छे से मेहनत करो एंड देन ट्राई टू गेट ए जॉब इन द इंडस्ट्री। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल एंड सो ऑन। अब सिंगल लिंक लिस्ट पे आते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होगा? सिंगल लिंक लिस्ट मीन्स द नोड्स आर कनेक्टेड इन ए मैनर कि वन नोड इज कनेक्टेड टू अदर नोड एंड सो ऑन। So in a data structure, a single linked list contains two parts. One will be the data part and other will be the address part. The address part is also called the pointer, and that will point the address of the next node. जैसे ये एक हमारा हेड है, अब ये जैसे 1 और 200 है, तो 1 हमारा डेटा है, 200 हमारा एड्रेस है, एंड 200 इज व्हाट? द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का एड्रेस 200 है जो यहाँ पे स्टोर है। फिर 300 है, तो 300 हमारा क्या है? ये एड्रेस है थर्ड नोड का जो कि नल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो नल को जब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, इट मींस वी आर पॉइंटिंग द नल। नल जब हम पॉइंट हमने कर दिया तब हमारा नोड क्या हुआ? लिंक लिस्ट खत्म हो गया। तो हमारे पास 3 नोड है। हेड विल बी द फर्स्ट नोड, एंड इफ एनी एड्रेस पार्ट इज गोइंग टू पॉइंट द नल वैल्यूज, पॉइंट द नल पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड द एंड ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 नोड्स हैं और आप देखो कितने सही दिए गए हैं। 100 है, ये हेड के पास है, 200 है, ये फर्स्ट नोड के पास है, 300 है, इसके पास है। अब यहाँ नल है, इट मींस नाउ वी आर एंड ऑफ द नोड्स। हमारे पास 3 नोड्स ही बनाए गए हैं। ये हमारा स्ट्रक्ट डेटा जो अभी पहले भी आपने देखा कि दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नोड। अब
एग्जाम्पल्स और सिंटेक्स जितने दोगे, डायग्राम जितने दोगे, यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स ऑन दिस। एंड दिस इज अ डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, 2 पॉइंटर्स होंगे, नेक्स्ट एंड प्रीवियस, और प्रीवियस और नेक्स्ट, एंड देयर विल बी अ डेटा पार्ट। तो यहाँ पे एक नोड के पास 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट विल बी ए प्रीवियस पार्ट, सेकंड वन विल बी ए डेटा पार्ट, एंड देन नोड पार्ट। So moving to the diagram to see, एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखो आप 2 चीजें, अगर मैं सेकंड नोड की बात करूं तो इसके पास 100 है जो प्रीवियस नोड का एड्रेस है, 300 है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। अब इनके पास भी पहला हमारा नल है चूंकि हेड के पास है, सो हेड विल बी द स्टार्टिंग, और इसका नेक्स्ट भी है, नेक्स्ट मतलब 200, दिस इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यस सर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वहां हमने सिर्फ सिंपल लिया था स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर नोड। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंटर नेक्स्ट और पॉइंटर प्रीवियस ले लिया। अब देखो डिफरेंस देखना, ये और ये दोनों सेम है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ ले जाता हूँ, ये, और अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट का कॉपी करूँ तो हमारे पास केवल नेक्स्ट है यहाँ पे, बट यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों है। सी, ये हमारा सिंगल लिंक लिस्ट का है, दैट इज ओनली द नेक्स्ट नोड, बट इन डबल लिंक लिस्ट वी हैव बोथ द थिंग्स, सिंगल एंड सॉरी नेक्स्ट एंड प्रीवियस, यही दोनों में डिफरेंस। ओके, अब हमारे पास डबल लिंक लिस्ट है, ये है। फिर हमारा सर्कुलर में क्या होते हैं, अगर सिंगल सर्कुलर है तो लास्ट नोड के नेक्स्ट मत का जो एड्रेस होगा वो पहले हेड से जुड़ा होगा। जी, एक नोड है 7 200 8 300 10 और 100। यहाँ क्या हो रहा है कि लास्ट नोड जो है वो हमारा फर्स्ट नोड से जुड़ा हुआ है। इट मींस लास्ट नोड का नेक्स्ट जो हमारा एड्रेस पार्ट है दैट इज गोइंग टू पॉइंट द हेड। अगर वो हेड को पॉइंट कर रहा है so we can say it is a single circular list, so it is a circular। ओके, सर एक बार और रिपीट कर दो। मैंने बोला कि एक सिंगल लिंक लिस्ट है, सिंगल सर्कुलर हम उसको बोलते हैं कि अगर किसी भी लिस्ट का लास्ट नोड, ये लास्ट नोड है हमारे पास, अगर वो हेड को पॉइंट आउट कर रहा है तो एक सर्कल क्रिएट हो गया ना। अब देखो 7 से 200 मतलब 7 से 8 8 से 10। अब 10 का जो अगर ये नल होना चाहिए एज पर द कॉन्सेप्ट, ये क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, बट लास्ट नोड का जो एड्रेस पार्ट है वो हमें हेड को पॉइंट आउट कर रहा है, इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलर। ओके, समझ गए। ओके, ओके सर। अगर ये पॉइंट अगर ये नल को पॉइंट करता तो ये सिंपली होता सिंगल लिंक लिस्ट। क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट नहीं है, सिंगल लिंक लिस्ट इट मींस कि सिंगल सर्कुलर है, दैट्स व्हाई द लास्ट नोड इज गोइंग टू पॉइंट आउट टू द फर्स्ट नोड। सर अटेंडेंस हो गई? कौन कौन बोल रहे हैं? मैंने भी सबको बोला है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि आप अटेंडेंस डाल दो। सर्कुलर लिंक लिस्ट है। अब डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है कि जैसे हमारे पास एक प्रीवियस पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, सेम अगर लास्ट नोड का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट नोड के प्रीवियस को पॉइंट आउट कर रहा है, फिर भी सिंगल सर्कुलर होगा। अगर ये फर्स्ट नोड का प्रीवियस अगर लास्ट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है फिर भी सर्कुलर होगा। डबल सर्कुलर मतलब हम दोनों साइड ट्रैवर्स कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्सिंग हो सकती है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्सिंग हो सकती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम आते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल लिंक लिस्ट। मैं एड्रेस कॉपी कर मतलब ये अटेंडेंस कॉपी कर रहा हूं और यही हमारा फाइनल होगा। और किसी पूछना पहले ये बताओ, अटेंडेंस
सर ये लिस्ट, हम जो भी लिस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं सी प्लस प्लस पे, उसको हम क्लास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सिंटैक्स स्ट्रक्चर से दिखाया जा रहा है। तो अगर हम क्लास से रिप्रेजेंट करें तो वो भी सी प्लस प्लस एक्सेप्ट करेगा क्या? सी प्लस प्लस क्लास पे करेगा, बट आपको डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ना है तो सी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सी नहीं एक्सेप्ट करेगा। हाँ, बट अगर आप सी प्लस प्लस करोगे तो दैट ही विल एक्सेप्ट, नो इश्यू। अच्छा, हाँ बोलिए। डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम सी करना जरूरी है क्या? सी प्लस प्लस से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। अच्छा, अगर आप सी प्लस प्लस में करोगे तो वहाँ क्लास बनाओगे, यहाँ स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्ट नोड ऐसे लिखोगे, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर प्रीवियस नेक्स्ट, इस तरह से बनाओगे सिंगल और डबल में, है ना? ठीक है। मैं ये अटेंडेंस ले रहा हूँ, अब सबका हो गया क्लियर लग रहा है मुझे। कॉपी कर लिया मैंने सारा अटेंडेंस हो गया। अब अगर किसी का अटेंडेंस रह रहा है क्या करो, ये मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में। अभी मैंने एक सॉरी लिंक भेजा है, जावा टी पॉइंट सिंगल लिंक लिस्ट। आप इन टॉपिक्स को गो थ्रू करो। अभी मैं ये टॉपिक डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करूंगा सिंगल लिंक लिस्ट, क्या यूजेज होती है, हाउ टू राइट ए प्रोग्राम। यहाँ आपके प्रोग्राम्स हैं, ये हाउ टू राइट ए प्रोग्राम, मेलॉक कैलॉक क्या होते हैं, मेमोरी हेलो लोकेशन। सर। हाँ बताइए। सर यही लिंक आप चैट बॉक्स में भेज देना प्लीज। हाँ अभी भेजा ना मैंने चैट बॉक्स में। अभी चैट बॉक्स देखो, दिखा? यस सर, थैंक यू। ठीक है, ये मैंने चैट बॉक्स में लिंक दिया है, प्लीज गो थ्रू इट। और अभी मैं डिस्कस करूंगा सिंगल लिंक लिस्ट, ऑपरेशंस कैसे हमें करने हैं एंड फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, देखो आपको पढ़ना है इन सी, लिंक लिस्ट इन सी। सी प्लस प्लस में भी होंगे शायद, मुझे लग रहा है यहाँ पे। सर ये इग्नू की वेबसाइट है। इग्नू की वेबसाइट नहीं है, बट ये कंटेंट्स इसके बहुत अच्छे हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग। सर ये तो थर्ड सेम में भी था, डाटा स्ट्रक्चर सी में। क्या? थर्ड सेम में भी था डाटा स्ट्रक्चर सी में करना। हाँ तो थोड़ा सा यही पढ़ना है हमें, उसके बाद हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और ये सब पढ़ने हैं। वैसे आपका BCS 042 का, एक सेकंड रुको, स्टडी मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल से भी चलते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो फर्स्ट ब्लॉक जो हम पढ़ा रहे थे कल हमने फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट किया था ना? जी सर। ओके, ब्लॉक से ही चलते हैं, दैट विल बी आई थिंक गुड। मैंने बताया था कि एनालिसिस एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, हाउ टू लीनियर सर्च हमारा कैसे परफॉर्म करता है, ये हमने कल बताया था। हाँ सर। अब हमारे पास है बेसिक टेक्निक्स, भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर है, ग्रीडी अप्रोच है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, बैक ट्रैकिंग है, ब्रांच एंड बाउंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 यूनिट है, मतलब 2 ब्लॉक्स हैं, और हमारे पास टोटल 6 यूनिट हैं जो हमें कवर अप करने हैं। मैंने ये सारे अप्रोच कल डिस्कस किए थे। डिवाइड एंड कॉन्क्योर क्या होते हैं, ग्रीडी मेथड्स क्या होते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, एंड ब्रांच एंड बाउंड क्या होते हैं। Okay? Yes sir. Now moving to the next. ये वही चीज है जो मैंने कल आपको बताया था कि सम ऑफ 1 + 2 कैसे निकालेंगे, तो n × n + 1/2 जो हमारा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट होगा। और अगर 1² 2² निकालना है मैथमेटिकल इंडक्शंस में, तो उसके भी फॉर्मूला होते हैं n × n + 1 * 2n + 1/6। 2n + 1/6। ठीक है, ये कल आई थिंक मैंने n + 2n + 1/2 नहीं लिखा था। 28 मई BCA 11 to 1 PM थ्योरी, शायद जैसा मुझे लग रहा है। यस, n × n + 1 यही था ना?
n into n plus 1 2n plus 1 by 6, तो 2n plus 1 by 6 होगा यहाँ पे ना. ओके तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला n into n plus 1 by 2 एंड n into n plus 1 2n plus 1 by 6, ये हमारा स्क्वायर रूट का होगा. अगर क्यूबिक रूट फाइंड आउट करना होगा तो n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द क्यूबिक रूट. ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शंस है, दैट इज नथिंग. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये आते हैं ना बनाने आप लोगों को कि नहीं? सम का फॉर्मूला है सर नहीं आता है सर. क्या? सर बोले समझा दीजिए ना एक बार. ओके ये देखो अब हमारे पास है, ये कह रहा है आप लोगों के पास ब्लॉक है ना? यस सर. यस सर. ब्लॉक्स हैं तो आप क्या करो, जितने भी स्टूडेंट्स हो यस अभी सर. आप पेज 3-4 पेज डिस्कस मतलब गो थ्रू करो, हम उसे डिस्कस करेंगे. मैं बता देता हूँ कौन कौन सा पेज. पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 20 आप गो थ्रू करो. पहले मैं डिस्कस करेंगे पेज, क्योंकि हमें ब्लॉक बाय ब्लॉक चलना है, कंटेंट मिस नहीं होनी चाहिए. आप इसे जल्दी विद इन 2 to 5 मिनट्स कर लो, फिर हमें एक बार जस्ट वन गो करना है. गो थ्रू करने का मतलब है जस्ट गिव 1 to 2 मिनट्स सॉरी प्रोपोजिशंस यूजिंग इंडक्शंस. ये मैथमेटिकल इंडक्शंस है जहां पे हम ये फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ द नंबर एंड सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, सम ऑफ क्यूबिक नंबर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है. माना कि मैंने माना लेट pn इक्वल्स टू जो हमारा पास है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर डॉट डॉट टू n स्क्वायर एंड वी नीड टू प्रूव n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. ये हमें प्रूव करना है. तो बाय स्टेप्स हम कंसीडर करते हैं p1 की वैल्यू 1 है, ठीक है. इफ n इक्वल्स टू 1 तो वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1 होगा, क्योंकि आप जो 1 पुट करोगे 1 into 1 plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 2 3 ये सब मिलकर हमें 6 मतलब 1 वैल्यू देंगे. इंडक्शन स्टेप्स कहते हैं फॉर n. तो देखो आपने जिस स्टूडेंट्स ने मैथमेटिकल इंडक्शंस पढ़े होंगे उसने देखा होगा कि हम सबसे पहले यूनिटरी के लिए किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं. सर आवाज कट रही है आपकी. मैं बोल रहा हूँ तो रही है भाई सही. देखो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो आवाज कम आएगी, ठीक है. अगर आप किसी ऐसे लोकेशंस पे हो जहाँ पे नेटवर्क कम आ रही है तो हमेशा कम आएंगे. तो मोबाइल का डेटा स्पीड कम होगा फिर भी प्रॉब्लम्स होगी एंड सो ऑन. ओके सर कंटिन्यू करो आप. ठीक है. तो यूनिट ये मैथमेटिकल इंडक्शंस कहते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव द स्टेप्स, इट मींस LHS एंड RHS बाय गिविंग द 1. पहले 1 वैल्यू देंगे और LHS और RHS को कंटिन्यू करेंगे. देन वी विल गिव द n एंड देन n plus 1. ठीक है. आप देखो यहाँ सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या दिया गया, कंसीडर n equals to 1, then we will find the value of 1. for hence for n equals to 1 it is true. मतलब LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो रही है. ओके अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं. इंडक्शन स्टेप्स. एज्यूम Pn इज आल्सो ट्रू फॉर n. आप एज्यूम करो कि अगर 1 के लिए ट्रू है तो Pn के लिए भी ट्रू होगा. हमने Pn किया. नाउ n plus 1 Pn इक्वल्स टू ये वैल्यू है. अब n plus 1 के लिए किया गया तो n जहां थे वहां n plus 1 किया गया और फिर इसको डिफाइन किया गया. तो लास्ट में अब ये देखो n है, n plus 1 है, 2n plus 1 plus 6 है, इस तरह से है. तो हमने क्या किया n plus 1 2n plus 1 n 6 n plus 1 का ये स्क्वायर. फिर नीचे आए इसको हमने फैक्टराइज किया. सॉरी. तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास. सर आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है. अब मेरे यहाँ से नेटवर्क का इशू है क्या आपके यहाँ से? पता नहीं यार. भाई तुम्हारे यहाँ से हो, आपके तरफ से हो भाई. होगा है अच्छा. मतलब देखो अगर मेरी आवाज सबको कट के आएगी ना तो प्रॉब्लम मेरी साइड से है. अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को आएगी तो उनके इन पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास 2 इंटरनेट है और फ्लक्चुएट होते रहते हैं. मतलब अगर एक डाउन हो जाएगा तो विद इन 5 सेकेंड दूसरा ये स्टार्ट हो जाता है. सर आपकी आवाज क्लियर है सर. ठीक है. मतलब
नेट है, जिस दिन ऐसी प्रॉब्लम्स होगी मैं खुद बता दूंगा कि आज हमारी नेट, क्योंकि हमने 2 कनेक्शंस रखे हैं क्लासेस के लिए, वर्क के लिए एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एनीवन के लिए। अभी आपके एग्जाम्स हुए थे ना, तो वहां भी तो वीसी चला था ना सबका, वाइवा एंड सो ऑन। ओके, जस्ट लीव इट। सो n+1 वी हैव डिफाइंड। सो हमने फैक्टराइज किया, सिंपल हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जैसे करते थे a + b x + a x + b को फैक्टराइज करना, x² + a + ax + bx + ab, इस तरह करके हम फैक्टराइज किया। देन वी हैव ए कॉमन फैक्टर, हमने कॉमन फैक्टर निकाला तो हमें ऐसा आया n+1 n+2 n2 n+3। देन अगेन वी हैव सीन कि n+1 n+2। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपका फॉर्मूला क्या है, n × n+1 × 2n+1/6, ये फॉर्मूला है ना स्क्वायर के लिए। तो n × n+1, तो इन एवरी n वी फाउंड n+1। देखो पहले वाले वैल्यू में n+1 किया गया, तो जब दूसरा वाला वैल्यू हमारा n+1 है, अब वो क्या हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। फिर हमारा 2n+1, तो अब हो गया 2n+2 n+1 + 1 upon 6। So we can say that for every value of 1 and pn + 1 is true, तो इसलिए हमारा ये ट्रू हुआ। और ऐसे ही हमें डिफाइन करने हैं किसी भी चीज को। जिसने एपीजीपी अपने पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, यस तो एपीजीपी नो सर। ये तो हमारा था मैथमेटिकल इंडक्शंस, जहाँ पे आपने 1 2 3 का सम, 1² का सम, उसके बाद 1 क्यूब 3 2 क्यूब 3 क्यूब, इसका सम पढ़ा। बट एपीजीपी में हमें पढ़ने हैं सम ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस या सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। तो a + d a + 2d, ये जो है a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। और ऐसे जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 ... 10, अगर ऐसा हो तो हाउ यू फाइंड द a हमारा फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड अगेन थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म एंड सो ऑन। L जो है that will be the last digit of a series। फॉर्मूला हमारा ये होता है L = a + n - 1 × d, where L is the nth term और लास्ट टर्म। देखो ये मैथ्स है, ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में हमें मैथ्स भी पढ़ने हैं और एल्गोरिथम्स भी पढ़ने हैं एंड देन हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़नी है। तो ये पेपर उन लोगों को बहुत टफ लगेगा जिनको मैथ्स के फॉर्मूले थोड़े से कम आते हैं, बट दिस इज द स्टार्टिंग, अभी स्टार्टिंग है। प्लीज गो थ्रू द कंटेंट्स वन बाय वन, ओके। फिर हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्मूला है, ये सब है। तो ये लोगरिथमिक फॉर्मूला यूज नहीं होंगे, जस्ट कीप इन माइंड n log m की वैल्यू क्या होती है एंड सो ऑन। A more example understand the space complexity। Now मैंने कल बताया था आपके कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स so how much a program is going to take the time to execute or to run the program, कि कितना टाइम लेगा किसी प्रोग्राम को रन करने में by the CPU, and how much CPU time or the execution time will be for a given program or a problem statement। and space complexity कहलाती है how much space it will require or it will occupy in the main memory while execution। and these 2 factors will decide the best case, worst case and average case of any time complexity, okay। Yes sir। Any questions? ठीक है, ये हमारा कोई फॉर्मूला हो गया है, रिटर्निंग a + b + c/2, हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए प्रॉब्लम। आप किसी भी प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करते हो, व्हाट इज द स्टेप्स। तो ये है द फॉलोइंग ऑपरेशंस, द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस व्हिच ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट
ड्यूरिंग इट्स रनिंग टाइम इज कॉल्ड ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो एक लाइनर है, बोला गया है द नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस व्हिच ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट ड्यूरिंग इट्स रनिंग टाइम, मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए मशीन एग्जीक्यूट्स और दैट ए program executes during its running time is called its time complexity. This number depends on the primarily of the size of the program's unit already. Obviously, time complexity size of the program पे depend करेगा। अगर किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन साइकिल बहुत लंबी होगी तो टाइम फ्रेम भी ज्यादा होगा। जैसे a+b निकालना है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट विल गिव। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालना है, इट विल टेक सम टाइम। कोई बड़ी कैलकुलेशंस करनी है, that will also take a time on second. So first of all क्या होगा, assigning steps क्या होगा, what will be the steps of the running time? Assigning a value to a variable, calling a function, performing an arithmetic operations, then comparing variables and so on. So एक question है sum find करना ना, how to count the number of primitive operations executed by an algorithm int sum। मान लो कि n की वैल्यू जो होगी 1 to n तक इसने सम फाइंड आउट किया, ये फंक्शन क्या करेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर जो भी है उसका मतलब सम रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले जब सम इक्वल टू 0 हुआ, ऐड 1 टू द टाइम काउंट, अब n+1 किया, फिर n किया, फिर 1 आउट किया, मतलब इन एवरी स्टेप्स देयर इज ए काउंटर गोइंग टू एक्सीड और एक काउंटर बढ़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि इन एवरी कैलकुलेशन स्टेप्स द काउंटर विल बी +1 व्हाइल डूइंग द ऑपरेशंस। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले भी अभी आपने देखा था कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है। एक एग्जांपल है फिर हमारा सेम, अब हमारे पास ये है कि ये के स्टेप्स थे, सपोज कि ऐड किया गया ABCDMN, हमारे पास कुछ इनपुट वैल्यू थे, उसको ऐड किया गया। फर्स्ट लूप चलाया गया 1 to m तक, दूसरा लूप चलाया गया 1 to n तक। ये हमारा IJM का यूज करते हैं, 2 डायमेंशनल एरे है, ये मैट्रिक्स का एडिशन है। तो वी हैव सीन फ्रॉम m to n हमारा m फ्रीक्वेंसी था एंड 1 to n हमारा m into n फ्रीक्वेंसी है और mn फ्रीक्वेंसी है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी एंड टोटल स्टेप्स, इन दोनों को जब ऐड किया गया तो हमारा निकाला गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बिग ओ नोटेशन। अब देखो ये जो चार्ट दिया गया है, ABC जस्ट ए नंबर, MN आर द स्टेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो वी हैव टू थिंग्स, एक फ्रीक्वेंसी है, एक टोटल स्टेप्स है। अब ये जो टोटल स्टेप्स को सम किया गया तो M है, M है, MN है, 2MN हो गया और ये M हमारे पास अलग है। तो 2MN + M, this is the time complexity of a problem in big O rotations। आप ये एग्जांपल लिख के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हो। और हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 केसेस होंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केसेस। तो यही हमारा वही चीज है, लॉग निकाला, एवरेज केस निकाला। तो दिस इज कॉल्ड द asymptotic notations। तो टीम प्लीज गो थ्रू इट, पेज नंबर 16। आप पेज नंबर 16 गो थ्रू करो एक बार, 16 17 18 19 20 मतलब 3 5 6 पेज करो, फिर मैं गो थ्रू करता हूँ उसको। पेज नंबर 19 ना सर, मैं वो गो थ्रू करूंगा, आप एक बार गो थ्रू करो फिर मैं सर। ओके, सो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस मैंने बोला कि हमारे पास 3 टाइप होती है, बेसिकली 5 टाइप्स हैं, बिग ओ, स्मॉल ओ, बिग ओमेगा, स्मॉल ओमेगा एंड थीटा। ठीक है, इन एवरी ऑफ द केसेस जब हम कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हम 3 केसेस निकालेंगे, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केसेस। ओके, ठीक है ना। एक हमारा बेस्ट केस होगा, इट मीन इन 1 or 2 or few steps वी गॉट द आउटपुट, इसको हम बोलते हैं बेस्ट केसेस। वर्स्ट केसेस कि लॉन्ग स्टेप्स आर रनिंग एंड देन वी गॉट द आउटपुट और द रिजल्ट एट द एंड ऑफ द स्टेप्स। एंड एवरेज केस देयर इज मिनिमम स्टेप्स नीडेड टू अचीव द टारगेट और टू अचीव द आउटपुट। ठीक है, हमारे पास है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हमें पढ़ने हैं। तो हमारे पास ये है, एक है हमारे पास बिग ओ है, स्मॉल ओ भी हमारे पास होते हैं, बिग हेलो सर, एक हमारे पास बिग ओ नोटेशन, बताइए।
सर ये कैसे पता चलेगा कि ये एवरेज है, मतलब इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं है या कम स्टेप्स है, तो एवरेज केस का कैसे पता चलेगा कि ये एवरेज केस होगा? एवरेज स्टेप्स चलेंगे और एवरेज केस का कैसे पता चलेगा कि ये एवरेज केस है? अच्छा, बेस्ट का तो ये हो गया कि हाँ, बेस्ट का तो ये होगा कि मिनिमम स्टेप, वर्स्ट का हो गया मैक्सिमम, और एवरेज का कैसे पता चलेगा कि ये ना ज्यादा है ना कम स्टेप होंगे? एवरेज इट मींस कि हम मिनिमम निकालेंगे कैसे? मिनिमम एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज नीडेड। ठीक है, जो हमारे पास एक है, जैसे सपोज दैट कि आपको निकालना है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, या फिर आपको किसी नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। आपने यूजर से कोई इनपुट लिया, आप एक प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम्स, तो हाउ टू फाइंड द factorial of a number or how to find the table of a numbers। तो टेबल ऑफ ए नंबर फाइंड करने के 3 स्टेप्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब 3 स्टेप्स हमारा मिनिमम स्टेप हुआ, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट केस। ठीक है, एवरेज केसेस मतलब अगर आप अपने आउटपुट को मोर रीडेबल बनाना चाहते हो तो आप 3 स्टेप्स के बदले 5 स्टेप्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारा एवरेज स्टेप्स हुआ, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, and worst case ki you are doing any calculations, you are taking any input, then doing some swapping कर रहे हो, फिर इस वेरिएबल्स को आप यूज कर रहे हो, मतलब जस्ट एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर कॉन्सेप्ट्स। तो एवरेज केस में आप ये डाल सकते हो कि व्हाट आर द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड टू परफॉर्म ए टास्क वेल। मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होनी चाहिए, मतलब द आउटपुट शुड बी सेम इन एवरी केसेस, मतलब आउटपुट हर एक केसेस में सेम होगा चाहे वो कोई भी केसेस हो, बट द नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी डिफाइंड। ओके 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 सर। सो बिगो नोटेशन। हाँ बताइए, आगे समझ से। ओके ओके। So big O notations, big omega, theta and so maximum number of steps to solve a problem, this is called the upper bound। ठीक है, अब याद रखना अगर हमें maximum number of steps needed होगा to solve a particular problem, so this is called the what upper bound and this is called the big O notations। ठीक है, big omega बोला जाता है कि what are the minimum number of steps to solve a problem, मतलब प्रॉब्लम किसी तरह से भी सॉल्व करेंगे, the output should be same but in every cases the number of steps will be different। in best case जो हम बोलते हैं अगर बेस्ट केस की बात करें तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए जिसको बोलते हैं बिग थीटा। अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें दिस इज कॉल्ड द बिग ओ नोटेशंस एंड थीटा इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम यूज्ड टू एक्सप्रेस बोथ द अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है, इट मींस अपर एंड लोअर बाउंड दोनों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जैसे नोटेशन ऑफ बिगो, बिगो नोटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप पे एक एग्जांपल दिया गया है। आपने जो स्टूडेंट्स मैथ से होंगे उनको पता होगा फंक्शन, आपने पढ़ा होगा कैलकुलस में फंक्शन ऑफ एक्स, पढ़ा है आपने? नहीं सर पढ़े हैं सर। ठीक है, पढ़ा है। तो सपोज देयर इज ए फंक्शन fn इक्वल्स टू बिग ओ नोटेशन ऑफ gn। ठीक है, f ऑफ g और g ऑफ f इसको हम बोलते हैं, ये हमारा नोटेशंस का तो एग्जांपल है। आप यहां देखो, ये बोल रहा है कि n इक्वल्स टू एक फंक्शन डिफाइन किया गया n इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। एक ऐसे में डिफाइन किया गया है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 सो दैट fn इक्वल्स टू बिग O n स्क्वायर, fn इक्वल्स टू बिग O n क्यूब एंड n स्क्वायर इक्वल्स टू बिग O ऑफ फंक्शन है। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू बिग O n स्क्वायर, हम ये देंगे
कि टू शो डेट क्या दिखाना है कि फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू बिग O n स्क्वायर, तो वी हैव टू शो डेट फंक्शन ऑफ s लेस देन cn n, ये मतलब एक कोई कांस्टेंट हमने लिया और हम ये दिखा रहे हैं कि स्क्वायर रूट्स के इक्वल है या नहीं। अब हमारा फंक्शन क्या है 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ n स्क्वायर। हम हर एक इक्वेशंस जब हम बनाते हैं, आपको अगर याद हो, ये जो स्टूडेंट्स मैथ्स से होंगे या फिर मैथ्स के एग्जाम में या टॉपिक्स में आपने पढ़ा होगा कि दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलस। ये कैलकुलस का फंक्शन है जहां पे हम ये देखते हैं कि फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू gx है कि नहीं। जब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो विथ कांस्टेंट कहने का सेंस एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड तो हमने सेम किया, एक कांस्टेंट ले लिया, क्लियरली दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड क्या कर रहा है 6 को, 6 कैसे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप देखो हमें 3n चाहिए, आपने फैक्टराइजेशन किया या नहीं क्वेश्चंस में, मतलब 7th 8th 9th में भी आपने फैक्टर फाइंड आउट किया होगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जी सर। तो फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे आप, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो भी हमारे पास टर्म आएंगे उसका प्लस माइनस फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए और उसका सम मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म होना चाहिए, ठीक है। यस सर, यस सर, ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। तो आप सिंपल ये बोल रहा है कि जो कांस्टेंट 6 है क्लियरली इक्वेशन 1 को सेटिस्फाइड कर रहा है फॉर ऑल कंडीशन ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मींस कि अगर n की वैल्यू पहले 1 रखते हैं, एज्यूम n इक्वल्स टू 1, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 + 3 + 1, 3 2 5 1 6। अब n की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 2 4 2 12, 2 2 4 2 8, सॉरी 2 2 4 2 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15। तो यहाँ पे दिया गया है दिस इक्वेशन क्लियरली सेटिस्फाइज दिस इक्वल्स टू 6 फॉर विच वैल्यू फॉर n इक्वल्स टू 1। मतलब हमें एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू, आपने ऊपर देखा मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते थे, पहले यूनिटरी मेथड के लिए करते थे सेम फॉर n इक्वल्स टू 1, अगेन n इक्वल्स टू मतलब सॉरी fn इक्वल्स टू n एंड देन n + 1। ऐसे ही आप करोगे कि हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है मतलब n0 की वैल्यू, मतलब फर्स्ट ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, दैट विल बी द लोअर बाउंड, वो आपका लोअर बाउंड होगा। तो इस इक्वेशंस में जहां इस टाइप के क्वेश्चंस हो, जहां फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी हो, आपको बिग O नोटेशंस दिखाना हो, तो आप हर एक केस में n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे और वहां पे आप लिखोगे कि फॉर दिस इक्वेशन इट विल सेटिस्फाई द वैल्यू 6, जो भी इक्वेशन है। मान लो यहाँ पे अगर ऐसा होता 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो आप वहां पे लिखते 5, c इक्वल्स टू 5 विल बी द वैल्यू दैट विल सेटिस्फाई द इक्वेशंस या फिर क्लैरिफाई द इक्वेशंस, ठीक है। अब वहां दिमाग में आप वहां डालना कि द वैल्यू ऑफ cn जो भी है इस इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा एंड द वैल्यू मस्ट बी बिटवीन द रेंज। रेंज आपने पढ़ा हुआ कि सपोज 3n - 3 एक ऐसा इक्वेशंस है, जैसे एक इक्वेशंस में यहाँ लिख रहा हूँ BCA 4th इक्वेशन लिख रहा हूँ x², एग्जाम्पल है ये, x² + 2x प्लस x² + 5x + 5x + 6। अब इसका क्या होगा, तो यहाँ जो है मैंने बताया कि जो ये बिग O नोटेशन से आप निकालोगे कैसे। सबसे पहले एक्सप्रेशंस को देखोगे, एक्सप्रेशन में n की वैल्यू पुट करोगे एंड यू विल सी फॉर n इक्वल्स टू 1 एवरी इक्वेशन दैट सेटिस्फाइज द कांस्टेंट वैल्यू। कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है,
एंड दिस विल बी फॉर ऑल एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन है। देखो मैथ्स में मतलब ये क्वेश्चंस बनाना नहीं है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ कैसे चल रहा है फंक्शंस। और आपने बिग ओ अभी क्या पढ़ा था? इससे पहले की टॉपिक में हमने बताया था कि अपर बाउंड लोअर बाउंड बताया था ना अभी जस्ट। अभी मैंने बेस्ट एजेंटिक नोटिफिकेशन में बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो स्टेप्स चाहिए, तो बिग ओ को हम बोलते हैं अपर बाउंड। ठीक है, अगर बिग ओमेगा फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द लोअर बाउंड। और थीटा जो होगी दैट विल बी यूज्ड टू एक्सप्रेस द वैल्यू बिटवीन अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। सर इसे टाइट बाउंड भी बोलते हैं। यस, इसे हम टाइट बाउंड भी बोलते हैं, करेक्ट। सो थीटा इज आल्सो कॉल्ड द टाइट बाउंड। टाइट बाउंड इसलिए होता है कि आप ये कह सकते हो कि सपोज एनी नंबर दैट बिटवीन लाई या दैट लाई बिटवीन द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड। ओके, ये आपकी अटेंडेंस नहीं बनी है क्या? ये दिवालो चटर्जी और सिंटू सैमसन आप अभी ज्वाइन किए हो क्या? आपने अटेंडेंस नहीं भेजा है। ओके ओके, तो दीपांशु पे अटेंडेंस भेज दो अपना। दीपांशु और ये सिंटू सैमसन आपकी भी अटेंडेंस नहीं आई है अभी तक। और एक चीज और, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अभी वाले जो सेशंस चल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स लॉग इन कर रहे हैं और किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी जस्ट हमारे पास सेंटर से कॉल आए थे, वी जस्ट इन्फॉर्म्ड कि अभी हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल आर इक्वल, सो नो नीड टू डिस्कशन ऑन दिस। ओके, ठीक है पूजा, मैं थोड़ा और एलिब्रेट कर देता हूँ टॉपिक को, वेट ए मिनट। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, मतलब आपको जो प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस पे, तो थोड़ा सा डिटेल्स आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। फंक्शन इन मैथ्स, जिनका मैथ्स क्लियर हो चुका है उनको ये समझ में आ जाएगी इजीली, बट जिनका मैथ्स अभी होगा, एक ब्लॉक्स होगा जहाँ पे आपको कैलकुलस होगा। अब उस कैलकुलस के ब्लॉक में से दो टॉपिक प्लीज पढ़ लेना, एक फंक्शन और दूसरा लिमिट। अगर आप फंक्शन भी पढ़ लेते हो एफ एक्स जी एक्स, दैट विल बी फाइन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। एक हमारा अपर बाउंड है, एक लोअर बाउंड है, और एक हमारा एवरेज केस जो है दैट इज द एवरेज बाउंड। मतलब द ऑल द डिटेल्स शुड बी बिटवीन दिस। ओके, ठीक है। यस सर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। ऐसे यहाँ पे आप देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आई, 6 आई, n इक्वल्स टू 2 के लिए 15 आई, एंड सो ऑन, n इक्वल्स टू 3 के लिए 27 एंड सो ऑन। तो अभी हम जो इक्वेशंस लिखेंगे वो ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल वैल्यूज n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। बट यहाँ पे लेट्स सी इक्वल्स टू 3, ऐसे मतलब क्वेश्चंस आपको ऐसे ही रहेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एक दो, आप इनको देखो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछना मेरे से कि सर ये कैसा क्यों हुआ और हमने ये क्यों ऐसे लिखा है, या फिर इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। ये टॉपिक, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है इनमें से। एक क्वेश्चंस ऐसे रहते ही हैं फर्स्ट या सेकंड टॉपिक में। यूजफुल हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। सर एक क्वेश्चन था सर, बताइए सर। ये जो एक नोटेशन है, बोलते हैं ए को अपवर्ड लिख दिया इन्होंने, इसको, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम सर? कौन सा सिंबल बताइए? जो ए, जैसे जो लेटर ए है उसको उल्टा हमने लिख दिया तो। अच्छा, वो फॉर ऑल के लिए सिंबल होता है ना, फॉर ऑल से।
मतलब मैं समझ गया, जैसे ए को अपोजिट में ऐसे करके जो लिखते हैं और क्रॉस होता है वो, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी सर ये तीनों सिंबल का नाम क्या क्या बोलते हैं ना, और क्या क्या काम होता है इनका? किसको कितना, मतलब नहीं समझा मैं। रोटेशन के तीन 3 टाइप्स ऑफ रोटेशन है ना, नहीं समझे? मतलब क्या आप बताओ, लिखो सब क्या। बोलना चाह रहे हैं कि जो तीनों है ना उसका कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे बिग ओमेगा और थीटा शायद। तो सिंबल वैसे ही रहेगा, बिग ओ अगर लिखा हुआ है तो किसी भी प्रोग्राम, जैसे ये बिग ओ नोटेशंस है, यहाँ देखो आप, ठीक है, ये बिग ओ है। और प्रॉब्लम्स हमारे पास देखो, अगर आपको थ्योरम्स याद होगा मैथमेटिकल इंडक्शंस के, बाइनोमियल थ्योरम्स के, और ये तो सही रहेंगे, ठीक है। यस सर, ठीक, ओके। बाइनोमियल थ्योरम्स अगर आपको पता होगा, देखो ये मैथमेटिकल इंडक्शंस पेपर है जहां पे, मतलब ये जो आपका पेपर है बीसीएस, क्या बोलते हैं ये, बीसीएस 042, तो 042 के जो आपको क्लासेस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हैं हमारे पास टोटल, जिसमें हमें 2 ब्लॉक कवर करने हैं। वो अभी हमारा दूसरा क्लासेस है। तो ये सेम क्वेश्चंस आप देखो, जैसे ये है, बाय अप्लाइंग थ्योरम्स, आपके पास थ्योरम्स हैं, फाइंड आउट द बिग ओ नोटेशंस, ओमेगा नोटेशंस एंड द थीटा नोटेशंस फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। अब कैसे बनाना है, तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, fn इक्वल्स टू 5nq प्लस 6n स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे 3 है। डिग्री क्या होती है, आपको ये पता है ना डिग्री क्या होते हैं। देन हमारे पास द मैक्सिमम पावर विद इन एक्सप्रेशंस, वो हमारा डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है, 5n³ प्लस 6n स्क्वायर प्लस 1 है, so that the degree of the polynomial will be 3. So by theorem first and second theorem से इसने फाइंड आउट कर दिया, बिग ओ निकाल दिया, थीटा निकाल दिया और ओमेगा निकाल दिया। बट आपको थ्योरम पता होना चाहिए कि फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या कहता है। अगर थ्योरम नहीं पता होगा तब आप डायरेक्टली इसके आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। और सेकंड वाले क्वेश्चन की डिग्री 2 है, क्योंकि 7n स्क्वायर है, 2n प्लस 3 है एंड सो ऑन है, ठीक है। तो मतलब ये आप मैथ्स में भी पढ़े होंगे जब आपकी मैथ्स की क्लास चली होगी। क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइलिंग एंड डिबगिंग, कोई बताएगा क्वेश्चन इसके? सर एक क्वेश्चन कर दीजिए ना। क्या, ये क्वेश्चन ही तो बता रहा हूँ ना अभी। ओके सर। ठीक है, moving to the next questions. ये क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, बिग ओ, थीटा, ओमेगा को डिफाइन कीजिए, या फिर क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइलिंग एंड डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है, यू नो व्हाट इज डिबगिंग? So compiling, I think, compiling the program. No. Debugging and profiling. Compiling नहीं पूछ रहा। So debugging makes sure that program is bug free and error free. Okay. Sir, debugging is the process of identifying and removing an error from computer and hardware and software से। देखिए दो चीज जब होती है, एरर रिमूव करते हैं सर हम उससे।
हाँ यस, हमारे पास दो चीज होती है, एक प्रोफाइलिंग, एक दूसरा डिबगिंग। प्रोफाइलिंग जस्ट सेम, ठीक है, मतलब जो बोला गया है कि आप प्रोफाइलिंग तब करते हो जब किसी एक प्रोग्राम्स को हम प्रोफाइलिंग करेंगे, तो इट विल गिव ऑल द स्टेप्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर resources they are going to use, what are the time complexity, what is the CPU utilizations, and what is the cost of the joins and all with hardware interaction and software kernel कितना ले रहा है, CPU की टाइमिंग क्या होगी, each and everything on the profiling. And debugging, just suppose you are saying there is a high cost between two processes or a one processes, then we can say that we can debug for this process. मान लो एक मतलब कोई प्रोग्राम है, वो 10 मिनट टाइम ले रहा था पहले, अब वो हाफ एन आवर में अपना आउटपुट दे रहा है, इट इज टेकिंग हाफ एन आवर टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस. सो व्हाट हैपेंड, सो व्हाट विल हैपन, अभी होगा क्या, हाफ एन आवर ले रहा है आउटपुट, दे आर गिविंग द आउटपुट बट स्टिल टेकिंग टू मच टाइम, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कॉस्ट बढ़ गई. सो देन व्हाट विल डू, हम उसे स्क्रिप्ट्स का, हम उस क्वेरी का प्रोफाइलिंग करते हैं, एंड इन द प्रोफाइलिंग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द in which profiling give the stats of the query, जो भी आप मतलब एग्जीक्यूट करते हो सर्वर पे, उसका स्टैट देता है कि हाउ मच कॉस्ट इज, व्हाट आर द आईडीज ऑफ दैट प्रॉब्लम, व्हाट आर द सब टास्क दैट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड सो ऑन. अब उनके बेसिस पे हम जो है सो डिबग करते हैं कि व्हाई द कॉस्ट इज टू हाई ऑन दिस प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड द डिबगिंग. ओके, and everything depends upon only two things, the CPU utilizations and the cost. क्योंकि CPU अगर यूटिलाइज ज्यादा होगा तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? सर लंच कब होएगा? क्लासेस मुझे एंड होगी, आपकी क्लासेस सभी एंड होगी 1:15 में. ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लासेस 1 बजे से नहीं है ना सर 1 बजे से 3 बजे तक है. यस सर, है क्लासेस. हाँ इसलिए सर थोड़ा अभी थोड़ा खाना वाना भी खा लेगा अभी. सर 10 मिनट पहले छोड़ दो ना सर. अच्छा कोई नहीं, 5 मिनट बाद देख लेते हैं. हाँ सर छोड़ देना. खाना अभी आप क्लास ड्यूरेशन में ही मतलब ले लिया करो. हम लोगों को भी तो टाइट शेड्यूल है, मॉर्निंग 9 o'clock to 8 PM. अगर मैंने तो सुबह 9 बजे से लेके 8 बजे तक है आपकी क्लास? यस, 9 to 11 क्लास है, 11 to 1 है. सर ऐसा क्यों? फिर 2 to 5 है, 5 to 8 है. सर ऐसा क्यों? कहते हैं कि रेफरेंस आपने पढ़ा है? नो सर. नो सर. ओके, रेफरेंसेस मैं बता दूंगा, डोंट वरी. फिर आपको चाइल्ड नोटेशन, आप ये पूरा ब्लॉक मैथमेटिकल्स है. मूविंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक, वेट ए मिनट. अगर मैं आज 29 है ना थ्योरी अटेंडेंस, तो किसी को अटेंडेंस देना है और इसी 42 का सेकंड ब्लॉक से यूनिट 2. यहाँ भी आपको एजेम्प्टोटिक नोटेशंस ही डीपली पढ़ना है, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस पढ़ोगे, कंपैरिजंस पढ़ोगे एंड सो ऑन. तो यहाँ है मैंने बताया था आपको कि स्मॉल ओमेगा, स्मॉल थीटा, देखो इसे हम बोलते हैं फॉर ऑल. आपने यही पूछा था ना किसी स्टूडेंट्स ने? सर मैंने नहीं, कोई और नहीं. हाँ, तो ए को जो हम अपोजिट करते हैं उसको मैंने बताया था ना, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स हैं, उनके नेम्स एंड मीनिंग्स दिए हुए हैं. अगर अपोजिट साइन में ई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, एंड एरो साइन के साथ है, उसको बोलते हैं इम्प्लाइज. थीटा है, बिग ओमेगा है, बिलोंग्स टू है, स्मॉल ओमेगा है. तो इम्प्लाइज का मतलब क्या? इम्प्लाइज का मतलब इम्प्लाइज ऐसा सेकंड सेमेस्टर में भी था. इम्प्लाइज है ना, इम्प्लाइज. हाँ हाँ, इसका मतलब
वो किसी वैल्यू असाइनमेंट्स के लिए यूज करते हैं और नोटेशंस के लिए, अगर आप देखोगे आगे। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, ये मैं बताऊंगा, आप इस पूरे ब्लॉक्स में हमें यही पढ़ना है टोटल फर्दर। यस, ब्लॉक्स ज्यादा बड़े नहीं हैं, टॉपिक्स हमें बस एक पढ़ना है, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूनिट 2, और यही मेन है इस पेपर का। जिस स्टूडेंट्स को एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आ गए अच्छे से, कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी आ गई, कंपैरिजंस करने आ गए एल्गोरिथम्स के ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेप्स एंड सो ऑन, देन ही और शी कैन ओनली गेट द पेपर क्लियर्ड, अदरवाइज नहीं होंगे। So moving to the third chapter, I am just giving the intro of all। जब हम नए, थर्ड हमारा इजी है, इक्विलिड एल्गोरिथम फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दीजिएगा थोड़ा। हाँ बताऊंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताऊंगा। इसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम नहीं बताएंगे तो बिना उस टॉपिक के पढ़े हुए आप नहीं पढ़। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना बताऊंगा कि कैसे हम ओमेगा निकालेंगे, कैसे थीटा निकालेंगे, कैसे बिगो नोटेशंस निकालेंगे। ठीक है, ओके अब सर। हाँ, ये क्वेश्चन होगा हमारा टॉपिक सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में आपको सिंपल एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, जैसे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, इक्विलिड एल्गोरिथम्स फॉर जीसीडी। जीसीडी क्या होता है, जो आप पढ़ते थे जूनियर क्लासेस में, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोला गया यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, जीसीडी। फिर आप पढ़ोगे लेफ्ट टू राइट बाइनरी एक्सपोनेंटेशन और एक्सपोनेंटेशंस एंड राइट टू लेफ्ट। फिर हम हमारे पे सर्च पढ़ेंगे। सर्च हमारे पास दो टाइप थे, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। फिर हम पढ़ेंगे सॉर्टिंग, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एल्गोरिथम्स है, तो यहाँ हमें एल्गोरिथम नहीं पढ़ना है, हमें एल्गोरिथम की एनालिसिस करनी है। लीनियर सर्च व्हाट वी विल डू, हम लीनियर सर्च में क्या करते हैं, आप एक एलिमेंट्स को लेते हो, सर्च एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक उसको कंपेयर करते हो। तो अगर आपको लीनियर सर्च के प्रोग्राम बनाने आ रहे होंगे, देन ओनली कैन डू यू एनालिसिस ऑन द लीनियर सर्च प्रोग्राम। आपने अगर एरे में बनाया होगा सर्च एलिमेंट फाउंड करने का प्रोग्राम, देन ओनली कैन यू डू इट। बनाया है नहीं आपने? हेलो, लीनियर सर्च का बनाए थे। बाइनरी सर्च का सर, बाइनरी सर्च के लिए ये सब। यस सर। हाँ बोलिए। ओके, तो लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च है। फिर हमारे पास ये सिलेक्शन सॉर्ट्स के होंगे। नेक्स्ट में हमारा जो यूनिट है, ब्लॉक 2 के जो यूनिट है, उस यूनिट में ग्रीडी टेक्निक है जो आपको पढ़ना है, जहां पे हम नैपसैक प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। हमारे पास इस जो सेकेंड ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले नैपसैक प्रॉब्लम, दूसरा क्रूस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिथम, और तीसरा हमारे पास आएगा एक शॉर्टेस्ट पाथ का डिजकास्टर एल्गोरिथम्स या बेलमैन। तो आपको ये 4 में से 2 क्वेश्चंस एग्जाम में हर एक साल आते हैं, या तो नैपसैक प्रॉब्लम्स आएगा 1.4, या तो प्रिम्स, क्रूस्कल और डिजकास्टर आएगा। इन 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक हर एक बार, एक या 2, मैक्सिमम 2 टॉपिक हर एक बार क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ये मैं डिस्कस करूं। हाँ बोलिए सर। सिर्फ 2 ब्लॉक है ना, 6 यूनिट है। हाँ 6 यूनिट है। और सर फर्स्ट ब्लॉक में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? दूसरी यूनिट फर्स्ट ब्लॉक का, हाँ सब दूसरा। थर्ड ब्लॉक में, सेकंड ब्लॉक के तो सारे यूनिट अच्छे हैं। अभी मैंने फर्स्ट यूनिट आपको दिखाया, ये फर्स्ट ब्लॉक के ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने आपको बताया। और ये सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक का सेकंड यूनिट है, सॉरी। इसमें आपको बाइनरी सर्च पढ़ने हैं, सॉर्टिंग पढ़ने हैं, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पढ़ने हैं, जो आपने पढ़ा होगा सी में पढ़ा होगा ना आपने? सर मैथ्स में पढ़ा था सर। यस सर, अरे मैथ्स में पढ़ा होगा, लेकिन मैट्रिक में किया था प्रोग्रामिंग इसका। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन जो किया, वही कॉन्सेप्ट आपने सी में पढ़ा होगा, 2 डायमेंशनल में एरे, मैट्रिक्स का एडिशन और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सो देखो 2 चीजें हैं। जी सर बिल्कुल।
इस पेपर को मतलब अच्छे से करने के लिए दो चीजें, फर्स्ट आपको प्रोग्रामिंग लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, और दूसरा चीज कि आपको एजेम्प्टोटिक नोटेशंस पता होने चाहिए, हाउ टू अप्लाई ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम्स बनाने आ रहे हैं, आपको मान लीजिए सॉर्टिंग प्रोग्राम्स बनाने आ रहे हैं, बाइनरी सर्च आ रहा है, लीनियर सर्च आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे से इस पेपर को दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम्स लिखने हैं एंड देन एनालिसिस करने हैं, ठीक है। ओके यस ओके सर। सर। सर करेंगे। थर्ड ब्लॉक जो यहाँ पे है हमारा, उस थर्ड ब्लॉक में हमें पढ़ने हैं ग्राफ एल्गोरिथम पढ़ने, जहाँ पे डीडी एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं, मतलब एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट और डीएफएस और बीएफएस। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्राफ के। ओके, सो बीसीएस 42 टीम, यहाँ पे टोटल हमें 15 टॉपिक पढ़ने हैं, उस 15 टॉपिक से हमें क्वेश्चंस आएंगे। ओके ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, सो आपकी क्लास अभी है क्या 1 to 2? यस सर, 1 हाँ, बजे से सर। लेकर 3 बजे। 1 to क्या है 3? हाँ 3 सर। 3। ओके, तो इस बार ब्रेक बहुत कम मिल जाऊंगा आपको। You can leave. हम्म या बस